हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाइड आई कॉर्पोरेशन यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे बिजनेसमैन अमनदीप जी, जिनका नन्ही हेल्थ केयर के नाम से एक मेडिकल डायग्नोस्टिक और आईवी फ्लूइड्स और बाकी जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनका सप्लाई है। और आज हम उनसे जानेंगे कि इस बिजनेस में उनका आना कैसे हुआ और उनकी क्या जर्नी रही और उनके एक्सपीरियंसेस और आप सबके लिए एक नई सीख। तो चलिए आज मिलते हैं मिस्टर अमनदीप जी से। वेलकम सर हमारे चैनल पे। अमनदीप जी, शुरुआत एक सिंपल सवाल से कि नंदिनी हेल्थ केयर जो आप चला रहे हैं वहां तक पहुंचने का सफर आपने कहां से तय किया? देखिए, ग्रेजुएशन तो मैंने मेरठ से ही करी थी, सीसीएस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एमबीए करने मैं दिल्ली गया था। फिर कैंपस प्लेसमेंट हो गया था मेरा। हालांकि 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया था, अगर आपको याद हो तो उस टाइम पे जॉब्स बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। लेकिन जो भी रीज़न है, शायद मेरे अंदर कोई चीज़ देखी होगी कॉरपोरेट वर्ल्ड ने, या मैं लकी रहा हूँगा कि मेरा कैंपस से प्लेसमेंट हो गया, जो उस टाइम पर बहुत मुश्किल से हो रहा था। फिर करीब 2 से 3 साल मैंने एनसीआर में ही जॉब करी। फिर मेरा एक फैमिली रीज़न था कि आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स एक्चुअली। तो और मेरे फादर भी ट्रांसफरेबल जॉब में ही रहे। तो घर में ये सब बातें होती थी कि भाई तुम घर पे ही रह लो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम तो जब रिटायर होके आएंगे तो हम चाहते हैं कि हमारा ऐसा ना हो कि हमारा बेटा कहीं दूर किसी शहर में या किसी और दूसरे देश में जॉब के चक्कर में चला जाए, तो तुम इधर ही अपना करियर बनाओ होम टाउन में। तो तब से ही मन में आने लग गया था कि मेरठ में तो एक लेवल आएगा जब जिसके बाद शायद ग्रोथ उतनी संभव ना हो। तो माइंड में चलने लग गया था ये मेरे 2011-12 के आसपास से ही कि मैं करूँगा, अपना ही बिजनेस स्टार्ट करूँगा। फिर दिसंबर 2013 में, तब तक मैंने जॉब छोड़ी नहीं थी, मैंने ये जो मेरी फर्म है नंदिनी हेल्थ केयर, ये रजिस्टर करा ली थी। और फिर मई 2014 में मैंने उस जॉब से रिजाइन किया जो मेरी लास्ट जॉब थी, और देन इस बिजनेस को पूरी तरीके से टाइम देना शुरू किया, स्टार्ट किया अगस्त 2014 में। आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी हो रहा है कि डेट के साथ याद आ रही हैं चीजें, क्योंकि खुद ही करी हैं सब चीजें, ऐसा नहीं कि विरासत में कोई बिजनेस मिल गया था। तो अगस्त 2014 में मेरी फर्स्ट डील हुई थी, जो कि सहारनपुर में हुई थी। यूपी वेस्टर्न उत्तराखंड करते हैं हम लोग इस बिजनेस में। हेल्थ केयर जैसे सीरियस और रेगुलेटेड इंडस्ट्री को चूज करने का क्या रीजन था? ऑनेस्टली बोलूं तो रीजन कोई पैशन तो मैं नहीं कहूंगा। देखिए, हर एक के व्यक्ति के केस में अलग अलग हो सकता है। ये आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि आप मेरे से ये सब डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस की कहानी हर एक व्यक्ति की अलग अलग भी हो सकती है। तो मैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल बताया कि किसी भी इंडस्ट्री को लेके मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि इसी इंडस्ट्री में बिजनेस करना है। मैंने तो ये लाइन इसलिए चूज करी क्योंकि एक मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं, वो इसी काम को दिल्ली में कर रहे हैं। तो मुझे ये था कि सिंस माय फादर साइड से कोई बिजनेस नहीं करता, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, तो मुझे था कि अगर मैं कहीं पे अटक गया, कहीं मुझे सही स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ी, तो आई वुड बी नीडिंग समवन एक्सपीरियंस्ड हु इज वेरी क्लोज टू मी, और जो अनबाइज्ड होके मेरे को गाइड कर सके। तो मेरे मामा जी इस लाइन में थे, इसी बिजनेस को कर रहे थे, तो दैट्स वाई बस मैंने ज्यादा नहीं सोचा कि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मामा जी का आशीर्वाद मेरे साथ रह गई, तो ये थोड़ा सा यही रीजन था बस इस लाइन में आने का। जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था उस टाइम आपके पास सबसे कम क्या चीज थी? कैपिटल, एक्सपीरियंस या फिर कॉन्फिडेंस? तीनों। कैपिटल कम इसलिए था क्योंकि मैं जिस जॉब में था, तो मेरठ में, अब मैं उसमें क्या सैलरी थी मैं उससे तो मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जितनी सैलरी थी उसमें मैं, मेरी मिसेस, मेरी बेटी हो चुकी थी तब तक, हम लोग अच्छा जीवन जीते थे लेकिन कुछ सेव नहीं कर पाते थे। तो मेरे पास मेरी कोई सेविंग थी नहीं। फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, वैसे तो अच्छी पोस्ट पे थे, वो एजीएम इलाहाबाद बैंक से रिटायर हुए हैं। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह सकता कि भाई गवर्नमेंट जॉब में उन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा कैपिटल ये सोच के जमा कर रखी थी कि भाई मेरा बेटा एक दिन एंटरप्रेन्योर बनेगा तो आई विल हैव टू फेच हिम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो स्टार्ट जब हमने किया तो एक तो कैपिटल बहुत लिमिटेड था। दूसरा आपने क्या बोला?
एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस। एक्सपीरियंस तो था ही नहीं, जीरो से स्क्रैच से मैंने ये स्टार्ट किया। और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। नॉलेज भी मुझे नहीं थी, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन मेरी कॉमर्स से थी एंड देन एमबीए किया एंड बिजनेस स्टार्ट किया मैंने मेडिकल लाइन में। एंड जो मैं जॉब कर रहा था वो थी आईटी इंडस्ट्री में। तो मेडिकल की मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ ये था कि अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस थे, जो भी कर रखा था जीवन में, तो अलग अलग टाइप के लोगों से बात कर रखी थी। तो वो एक एक्सपीरियंस मेरा सेल्स में एंड मार्केटिंग में काम आया, बट प्रोडक्ट नॉलेज आई वाज नॉट हैविंग। तो उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी रहती थी, अटक जाते थे कई बार। डॉक्टर कुछ टेक्निकल पूछ लेता था तो बोलना पड़ता था कि सर आई विल गेट बैक टू यू। खैर, लेकिन काम करते करते आ गया कॉन्फिडेंस। नंदनी हेल्थ केयर का आइडिया कैसे आया और आपका फर्स्ट डील और फर्स्ट क्लाइंट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? नंदनी हेल्थ केयर का आइडिया तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों मैंने मेडिकल लाइन में स्टार्ट किया। नंदनी जो नाम है मेरी बिटिया का नाम है। अच्छा। सितंबर 2013 में वो पैदा हुई थी, और मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2013 में मैंने फर्म रजिस्टर करा ली थी। तो मतलब उसके पैदा होते ही 3 एक महीने में काम हो गया था, और उसी का नाम तभी रखा ही गया था। तो बस उसी के नाम पर माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमने काम शुरू कर दिया था। अब आपने पूछा पहली डील। हम लोग मेरठ में रह रहे हैं 2001 से, लेकिन हमारा गांव जो है वो जिला सहारनपुर में है, और हमारा वहां आना जाना लगा रहता है। सहारनपुर में थोड़ा सा ये है कि मेरे पास उस टाइम पर, आज तो मेरे पास टीम यहाँ भी है मेरठ में, अब तो पूरे यूपी वेस्टर्न उत्तराखंड में हमारे एम्प्लॉयज हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पर क्या था कि मेरे फैमिली के लोग ही मेरी हेल्प कर देते थे जी। तो वहां पे जब फील्ड वर्क करते थे तो कोई मुझे अकम्पनी कर लेता था, तो ज्यादा टाइम में शुरू में सहारनपुर में दे रहा था। तो मुझे नहीं मालूम कि आपका ये वीडियो कहाँ तक जाएगा, लेकिन थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी फील कर रहा हूँ मैं आज। दोबारा से थैंक यू बोलना चाहता हूँ डॉक्टर RS त्यागी और उनके बेटे डॉक्टर देविक त्यागी सहारनपुर में, जिन्होंने मुझे ब्लेस किया, एंड वो ही मेरे फर्स्ट कस्टमर थे। आपका पहला प्रोडक्ट क्या था? हमारा पहला प्रोडक्ट था, अगापे कंपनी है, उनका मिस्पा I2 नाम से एक प्रोडक्ट आता है। ये प्रोटीन एनालाइजर होता है बेसिक, लाइक आपके HbA1c, RF, CRP, माइक्रो एल्बुमिन, इस तरह के टेस्ट ये करता है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट वही था जो हमने सेल किया था डॉक्टर त्यागी साहब के यहाँ पे। जो आपका मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स और इन सब चीज़ों का बिजनेस है, IV फ्लूइड्स और ब्लड बैंक के इक्विपमेंट्स भी, और ये क्या था आपका, सर्जेंट्स थे जो वो रिएजेंट्स। तो इन सब में से आपका जो था, कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा इनमें से? देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था तो यही जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट से स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे हम लोग ने ब्लड बैंक में भी काम शुरू किया, और अभी कुछ समय पहले IV फ्लूइड का किया। बीच में थोड़ा सर्जिकल्स का भी रखा था। वो क्या है कि जैसे है ना कि क्रिकेट मैच में जैसी बॉल आती है तो फिर वैसा शॉट मारना है, तो जैसी ऐसी डिमांड आती गई वैसे करते गए। लेकिन जो शुरुआत से अब तक मेंटेन्ड है वो डायग्नोस्टिक मशीन्स एंड उनमें यूज होने वाले रीजेंट्स एंड डिस्पोजेबल्स लाइक ग्लासवेयर, प्लास्टिक वेयर। तो आपने क्या पूछा था कि इसमें आपको कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग? हाँ। चैलेंजिंग तो सर मैं आपको बोलूं कि आजकल कंपटीशन इतना हो गया ना कि किसी भी लाइन में आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मार्जिन से स्क्वीज होते जा रहे हैं। तो चैलेंजिंग तो हर लाइन का, हर बिजनेस का, हर प्रोडक्ट है। ऐसा कुछ नहीं जो बड़े आराम से बिकता है। जो बड़े आराम से बिकता है तो उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस ज्यादा है, फिर उसमें कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन ज्यादा है तो मार्जिन कम है, तो बढ़ गया स्ट्रगल। और अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा जो बिकता ही कम है, फिर चाहे मार्जिन ज्यादा भी हो, जब वो बिकता ही कम है तो वो अगेन फिर उसमें रोटेशन नहीं होगी जी, मनी की ज्यादा। तो स्ट्रगल तो हर जगह है। हेल्थ केयर बिजनेस में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। तो आपके जो कस्टमर्स हैं, अपने हॉस्पिटल्स और लैब्स, तो उनका ट्रस्ट जीतने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए? देखिए, मेरे केस में तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूं ईश्वर का कि उन्होंने मुझे एक ऐसी फैमिली में जन्म दिया जहां पे मेरे अंदर
एथिक्स सही डाले गए थे। आज हमको करीब 11 साल हो जाएंगे अब इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए, लेकिन बहुत जल्दी ही मैं उस मुकाम पर पहुंच गया था कि मार्केट में लोग मुझे इस बात के लिए जानने लग गए थे कि भाई ये लड़का सच बोलता है और ये अपनी बात से हटता नहीं है। अगर इसने कोई कमिटमेंट कर दिया कि मैं आपको ये प्रोडक्ट इस प्राइस पर दूंगा और इन सर्विसेज के साथ दूंगा। अच्छा, एक और बात है कि हमारे यहाँ इस तरह की भी डील्स होती हैं कि एक बार हो गई तो 5 साल तक चलेगी, 7 years तक चलेगी। तो वो फिर अपने कमिटमेंट को 5 years या 7 years में एक भी बार ब्रेक नहीं होने देना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, जो लोग एथिक्स के साथ नहीं चलते उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देती है। जी। लेकिन मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे नहीं ऐसा कभी लगा, इजीली सब होता गया। तो इसीलिए एक वो एज मेरे पास थी। और दूसरा, हमारी इंडस्ट्री में एक और परेशानियों से कंपनीज जूझ रही थी। आप हमारी डिस्कशन में एक चीज मिस हो गई पहले कि वी वर्क एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स। हम मैन्युफैक्चरर से मशीन्स एंड तमाम चीजें परचेज करते हैं, स्टॉक करते हैं एंड आगे दिन कस्टमर्स हमसे खरीदते हैं। तो कंपनीज के और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में इश्यूज चलते रहते थे, जैसे पेमेंट्स को लेके चल रहा है, कंपनीज नाराज है मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर से, एंड बिहेवियर इश्यूज भी चलते थे। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कैपिटल कम थी हमारे पास, एक्सपीरियंस भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन हमारे रिलेशंस जिससे बन गए तो वो बहुत अच्छे बने, चाहे वो कंपनीज थी चाहे वो कस्टमर्स थे, और आज तक बने हुए हैं। तो वहां से भी पेनिट्रेटेड इन द मार्केट वेरी सक्सेसफुली। इंडियन हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स जो मार्केट है उसको आप कैसे देखते हो? ग्रोथ के फेज में है या सैचुरेशन के करीब? नहीं, अभी इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। हालांकि अपॉर्चुनिटी भी बहुत है एंड कंपटीशन भी बढ़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर की तरह वर्क करते हैं ऐसे बहुत से मेट्रो सिटीज में जो अब इम्पोर्टर बन गए। वो अपने ब्रांड लगा के एंड मैन्युफैक्चर करा रहे हैं चाइना से, दूसरी कंट्रीज से सोर्स वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड देन वो खुद ही दे आर वर्किंग लाइक अ कंपनी, नॉट नाउ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो इस तरह के लोग बढ़ेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी जरूरत पड़ेगी इसमें आने वाले टाइम में। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, मेहनती लोगों के लिए हमेशा स्कोप रहेगा इसमें। आज के टाइम पर कौन सा प्रोडक्ट कैटेगरी फास्ट मूविंग है और कौन सा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगा? देखिए, इस वक्त एक ऐसा रुझान मैं देख रहा हूँ, खास तौर पे कोरोना के बाद है। कोविड के बाद लोग इतना अवेयर हो गए हैं कि वो अपनी इम्यूनिटी को चेक करते हुए चलते हैं, और अगर इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी अपनी इंश्योर कर रहे हैं तो टेस्टिंग भी कराते रहेंगे। आपको याद होगा कोविड के टाइम पे टेस्टिंग पर बहुत जोर डाला जा रहा था जी। तो अब वो टेस्टिंग केवल वो कोविड लेवल तक ही नहीं रह गई थी, कोविड तो जा चुका है, लेकिन लोग ये अवेयर हो गए हैं कि वो पैथोलॉजी लैब्स की तरफ जाने लग गए हैं। डॉक्टर ने नहीं उन्हें लिखा होगा कि आप टेस्ट कराएं, लेकिन वो खुद ही कि भाई हमें अपना ओवरऑल बॉडी चेकअप कराना है, एलएफटी कराना है, केएफटी कराना है, डायबिटीज तो कराते ही हैं लोग। तो ये पैथोलॉजी लैब वाला जो बिजनेस है, इसको आने वाले समय में काफी बूम मिलने वाला है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं टेस्टिंग को लेके। कंपटीशन के इस दौर में नंदिनी हेल्थ केयर को बाकी डिस्ट्रीब्यूटर से अलग क्या बनाता है? हमारा वर्किंग स्टाइल एक तरह से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि बहुत से लोग जिनका अच्छे लेवल पर बिजनेस आ चुका है, तो वो एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं। वो ऑफिस में ही बैठते हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं, शायद उन्हें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, तो इतना उन्होंने अर्न कर लिया है एंड अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी सब चीजें, मैं ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना चाहता हूँ कि ठीक है, अच्छा किया उन्होंने। लेकिन हम एक चीज करते हैं जिसके लिए कंपनीज भी हमें अप्रिशिएट करती है, कि हम उनके सेल्स पर्सन के साथ, हम मतलब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने किसी एम्प्लॉय को नहीं बोलता कि भैया तुम जाओ, मैं खुद उन कंपनीज के सेल्स पर्सन के साथ फील्ड में ट्रैवल करता हूँ, काम करता हूँ। उनको ऐसे नहीं फील होने देता कि भैया आप बस, मैं तो यहाँ सेठ बैठा हूँ, आप मुझे बिजनेस ला के दो, मैं तो बस पैसा रोटेट करूंगा। नहीं, आई वर्क विद देम एज अ कलीग। तो ये चीज हमें थोड़ा अलग बनाती है। बाकी रिलेशन तो ईश्वर की कृपा से हमारे अच्छे ही बनते हैं जहां भी हम जाते हैं।
अगर कोई व्यूअर हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहता है और इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट उसे रियलिस्टिकली चाहिए इसे स्टार्ट करने के लिए, और क्या क्या उसका इन्वेस्टमेंट का मेजर ब्रेकअप होना चाहिए, जैसे स्टॉक, लाइसेंस, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स या वर्किंग कैपिटल। देखिए मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि इस लाइन में आपके पास जितनी भी कैपिटल हो आप उतनी ही कैपिटल से काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर जो दूसरी चीजें हैं वो आपको ज्यादा एग्जर्ट करनी, जैसे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बोल देते हैं लैंड, लेबर एंड कैपिटल, मोटा मोटा इन तीन चीजों की जरूरत होती है। अगर आपके पास एक चीज कुछ कम है तो आपके पास दूसरी चीज आपको ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कैपिटल लिमिटेड है तो लेबर ज्यादा करनी पड़ेगी फिर आपको। तो इस तरह से जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, ये वीडियो हो सकता है मेरे बहुत कॉम्पिटिटर्स भी देखेंगे और कुछ ऐसे लोग भी देखेंगे कि जिन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं मिसगाइड नहीं कर सकता आने वाले लोग, जो जनरेशन है जो इस लाइन में आना चाहती है। मेरी पहली कैपिटल मात्र 2 लाख रुपए थी और आज की तारीख में करते करते हमारा एंड बैंक का मिला के उसके 100 टाइम से ज्यादा हो चुका है। लेकिन बहुत छोटे से एक अमाउंट से हमने स्टार्ट किया था एंड 2 लाख कोई ज्यादा अमाउंट नहीं होती है, आप भी जानते हैं। जी। एक छोटे से छोटा भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे इससे ज्यादा ही खर्चा होता है। तो शुरुआत में लेकिन यह है कि मुझे मेरे पास इसलिए एम्प्लॉयज अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं थे। कुछ टाइम लगा, देन फिर फंड्स अरेंज हो गए थे। तो मैं खुद ही जाता था। मैंने बाइक से देहरादून तक सप्लाई किया है उस टाइम पर, और मैं बगैर घर पे बताया जाता था कि घर वाले फिर चिंता करेंगे। आप मुझे पर्सनली भी हो सकता है जान रहे हो, तो ईश्वर की कृपा से आज के टाइम पर घर गाड़ियों की कोई वैसी दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे याद है मेरे पास एक बाइक होती थी पल्सर 220, और वो चोरी हो गई थी। मैं सप्लाई करने गया हुआ था, वहां से बस चोरी हो गई। और उस वक्त मेरी हालत बहुत वीक चल रही थी फाइनेंशियली। जितना भी पैसा था वो सब बिजनेस में लगा रहे थे, हमें स्टॉक चाहिए था, फिर मार्केट में उधारी भी देनी पड़ती है, वो रिकवर नहीं हो पा रही थी टाइमली। तो आपको यकीन नहीं आएगा, आपको लगेगा मैं एग्जैगरेट कर रहा हूँ, बट यही सच है। बीच में कुछ समय ऐसा आया था जो 1 साल से कुछ कम का था, मेरे पास टू व्हीलर नहीं था। घर में कार्स खड़ी हुई थी, लेकिन मैं उसमें पेट्रोल डाल के लोकली सप्लाई कर सकूं इतना मुझे मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे अफोर्ड करना चाहिए। कार्स थी, वो फैमिली रीजंस की वजह से थी, तो साइकिल पर मैंने सप्लाई करी है। अब हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से, मैं जैसे सुभारती हॉस्पिटल है, ये 15 किलोमीटर से ऊपर ही पड़ता है जी। अगर बीच वाले रास्ते से मेरठ के जाते हैं तो इतनी दूर जाना और फिर केवल सुभारती नहीं इधर उधर करना। तो ऐसा भी हुआ था कि मैंने एक दिन में 35 से 40 किलोमीटर तक भी साइकिल चलाई है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ की। आने वाले टाइम में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो ऐसी कुछ कुछ फेजेस आती हैं जब किसी व्यक्ति को मतलब वो हिम्मत हारेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि मैं वैसे तो मेरी अच्छे से परवरिश हुई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। पढ़ते टाइम पर भी मेरे पिताजी ने सारे जो जो भी फैसिलिटीज एक बच्चे को मिलती है उससे भी बहुत ज्यादा। मेरे पास मेरी पर्सनल कार थी जब मैं एमबीए में था, सेडान थी वो, अच्छे सेगमेंट की जो भी थी। और एक इस तरह और अच्छे ही परिवार में मेरा रिश्ता जुड़ा था। लेकिन जब इस बिजनेस को करने लगा तो ऐसा फेज आया था कि मैं वो नॉर्मल एक साइकिल होती थी उसके आगे बास्केट लगाता था, हैंडल के आगे कि सामान रख सकूं, पीछे कैरियर पे मैं सामान लाता था। और जब सर्दियां, बीच में सर्दियां भी आई थी, तो मंकी कैप पहन के चला जाता था कि कोई मुझे लोकली पहचान ना ले, क्योंकि लोग जान पहचान हमारी थी काफी। फिर एक बार एक मेरे कॉम्पिटिटर ने ही मुझे देख लिया था। आज वो ये वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मेरी बहुत मजाक ली थी इस बात पर। तो ऐसा भी फेज आया था फिर, लेकिन धीरे फिर कुछ बैंक से फंड्स अरेंज हो गए थे तो हम कंफर्टेबल होने लग गए थे धीरे धीरे। वही है कि फंड्स किसी का हाथ नहीं रोकेंगे इसमें। आपको, आप अपने पास जितना फंड्स है उससे आप अपने मिनिमम रिसोर्सेज से कितना ज्यादा आप कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, वो मैटर करता है आपकी सक्सेस में। हाँ, स्टार्ट करने के लिए जो आपने बोला ना कि स्टार्ट तो कर लीजिए आप, लेकिन धीरे धीरे आपको अगर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो फंड्स तो अरेंज करने पड़ेंगे। जी। चाहे आप पर्सनली लेवल पे करें या बैंक से मदद लें, जैसे भी। प्रॉफिट की बात करें तो
कितने टाइम में बिजनेस में प्रॉफिट इसमें आने लगेगा? मेरे ख्याल से आप ब्रेक इवन पूछना चाह जी। रहे हैं। देखिए, ब्रेक इवन तो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके पास आपने जो कैपिटल लगाई है वो आपकी अपनी है क्या, या उसमें बैंक की है तो कितनी है। अब मान लीजिए काफी हेफ्टी अमाउंट आपने बैंक से ही ले रखा है, तो अच्छा खासा अमाउंट आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा पर मंथ जो जाता रहेगा। तो ये अलग अलग फैक्टर्स है कि कितना टाइम लगता है। हाँ, लेकिन अगर एक व्यक्ति कोई बहुत बड़ी गलती ना करे और उसको कोई बहुत बड़ी अचानक से अपॉर्चुनिटी भी ना मिले, एवरेज तरीके से वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एवरेज लेवल पे ही कर रहा है, तो मैं मानता हूँ कि 5 साल के आसपास में जाके, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कि 5 साल में एक स्थिरता आ जाती है उसके बिजनेस में। कोई ऐसी गलती जो आपने शुरुआत में की हो और आज जो नए एंटरप्रेन्योर उसे ना करें, तो उसके लिए आप उसे वो एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं जो नए जनरेशन इस बिजनेस में या किसी भी और बिजनेस में आने जा रही है, उन्हें मैं कहूंगा कि किसी भी लाइन में उतरने से पहले थोड़ा रिसर्च जरूर करें। हो सके तो उसी इंडस्ट्री में थोड़ी देर थोड़े टाइम नौकरी कर लें, और जिस एरिया में आप लोग काम करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यूपी वेस्टर्न उत्तराखंड में कर रहा हूँ, तो वहां के कस्टमर की समझ आपको हो, क्योंकि डेमोग्राफिक फैक्टर्स हर जगह के अलग अलग होते हैं। ऐसा अक्सर हमने देखा है कि किसी शहर में अगर आपने उधारी दे दी कस्टमर को, तो वो रिकवर नहीं होती। अब वो ऐसे कौन से शहर है वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि जैसे कि आप देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, इस बेल्ट में, बिजनौर बेल्ट, मुरादाबाद में, यहाँ पे अगर दे आपने कहीं क्रेडिट पे सामान दिया हुआ है तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती है। तो ये, लेकिन एक्सपीरियंस मुझे समय के साथ हुआ। आपने पूछा गलती क्या हुई, गलती यही हुई कि चूंकि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि कौन कस्टमर कैसा है, कहाँ पे पैसा फंसाया जा सकता है, कहाँ पे नहीं। तो शुरुआत के करीब 5-7 साल, 2019 तक जो मुझे याद आ रहा है, 2019 तक हमने बहुत पैसा फंसाया। और वो फंसता कैसे था कि एक जब मेरे जैसा व्यक्ति, जिसे ज्यादा मालूम नहीं, नॉलेज भी नहीं है, और वो टक्कर ले रहा हो कुछ बड़े दिग्गज कॉम्पिटिटर से, तो मैं जब ऐसे कस्टमर्स के पास जाता था ना, जिन्हें उसने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, उन बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, वो उसे मान नहीं दे रहे उस कस्टमर को, जब मैं उसके पास जाता था तो मुझे बहुत अच्छे से एंटरटेन करता था। कहता था कि सर, इंडस्ट्री में आप जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत थी, पहले वाले तो करप्ट थे, बिहेवियर इश्यूज थे, हम उनसे माल ही नहीं लेना चाहते, बहुत अच्छा हुआ आप जैसे व्यक्ति इस लाइन में आ गया। और मैं अपनी तारीफ सुन के, झूठी तारीफ सुन के बड़ा खुश। भाई, वो झूठी तारीफ इसलिए कि झूठी है या सच्ची है वो कैसे समझ रहा है इतनी जल्दी। अब मैंने वहां पे सामान देना शुरू किया, मैं बहुत मोटिवेटेड फील हुआ, और जब एक लेवल आ गया और मुझे समझ में आने लगा कि भैया ये सामान, एक बिल पे मान लो 50,000 का सामान जा रहा है, और ये 1.5-2-2.5 महीने इंतजार करके उसमें से 10-15-20 हज़ार रुपए दे रहा है, और आगे फिर सामान लेता जा रहा है, तो मुझे उसकी इंटेंशंस पे डाउट होना शुरू हुआ। लेकिन क्या था कि इनएक्सपीरियंस होने की वजह से मैं कई सारे कस्टमर्स पे अपना अच्छा खासा अमाउंट फंसा चुका था, जो मैंने नहीं फंसाया होता अगर मैं थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके इस बिजनेस को शुरू करता। रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन और कंप्लाइंस, ये सब सुनते ही बिगिनर्स जो है वो डर जाते हैं कि रेगुलेशन कहाँ से मिलेगी, लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ फेस करनी पड़ती है? देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जो तैरना नहीं जानता, वो पानी को देख के डरता ही है, लेकिन एक तैराक से पूछे क्या वो डरता है? वो तो जहां पानी देखता है, मौका लगता ही कूद जाता है। तो ये बात सही है कि शुरुआत में मुझे डर लगता था। जैसे ड्रग लाइसेंस हमारी लाइन में जब बना था, तो मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, कैसे बात करनी है। मेरी उस वक्त कोई बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी, मैं कहूँगा। तो उस वक्त ऐसा लगता था कि कुछ बहुत बड़ा टास्क है। टैक्स, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में जब हम लोग जाते थे, तो वहाँ पे कैसे मिलना है, कमिश्नर साहब से कैसे बातें करनी है, और कैसे टैक्स फाइल करना है, कैसे फॉर्म भरना है, ये ऐसा लगता था कि क्या पहाड़ है। लेकिन करते करते आ गया। अब जब आपने, जैसे बीटेक कर होती है, एमबीबीएस होती है, तो जब बच्चा 12th पास करती है, उसकी किताबें पहली बार देखता है, तो बड़ा घबरा जाता है कि तो भैया मैं पढ़ूंगा कैसे। लेकिन जब देखो आप,
कितने बच्चे आजकल बीटेक कर रहे हैं, कितने एमबीबीएस कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई करके ही तो कर रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गट्स रखिए, सब काम हो जाएगा। नंदिनी हेल्थ केयर का नेक्स्ट 3 to 5 years का क्या विजन है? एक्सपेंशन, इंपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग या पैन इंडिया प्रेजेंस? हम लोग नहीं, अभी इंपोर्ट या पैन इंडिया प्रेजेंस की तो नहीं सोच रहे हैं, हम एक्सपेंशन ही सोच रहे हैं, और जिसमें हम थोड़ा टेरिटरी अपनी और बढ़ाने की सोच रहे हैं। एक मैं ऐसा करने में सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक मेरे मन में स्ट्रैटेजी चलती है कि किसी भी एरिया में टॉप का डिस्ट्रीब्यूटर बनना, मैं केवल अब कन्फाइंड होकर अपने ही बिजनेस की बात कर रहा हूँ, वो बड़ा मुश्किल होता है। फर्स्ट रैंक अचीव करनी और उसको मेंटेन रख पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सेकंड होना इजी है। सेकंड या थर्ड रैंक हमारे यूपी में 75 जिले हैं। तो एक बार मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि भाई मुझे फर्स्ट आना ही नहीं है कहीं, फर्स्ट के चक्कर में बहुत ज्यादा compete करना पड़ेगा, बिजनेस राइवलरीज होती हैं। मैं तो सेकंड या थर्ड रैंक ही रखूंगा, लेकिन 75 में से कम आधे आधे जिले जरूर कवर करूंगा। तो मेरा टर्नओवर इतना हो जाएगा कि मैं ऑटोमेटिकली यूपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा। फिर मैं जिस भी जिले में बैठा हूंगा, फिर मैं वहां का भी सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर ही होऊंगा। जी। तो ये मैंने एक बार स्ट्रैटेजी सोची थी। मैं इस पे बीच में कुछ टाइम मेरा कुछ रीजन से, वो मैं इस इंटरव्यू में नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, कि थोड़ा 3-1 साल का मेरे को हिच लग गया था, फैमिली में कुछ दुर्घटना हो गई थी। लेकिन अब मैं दोबारा से इस तरफ सोच रहा हूँ। जी। अब देखते हैं ईश्वर कितना आशीर्वाद देता है हमको। अगर आज आप अपने यंगर सेल्फ को जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा था उसे कोई एडवाइस देना चाहोगे तो क्या एडवाइस होती? यंगर सेल्फ मतलब कि मान लीजिए मैं ही आज हाँ, अपने आप को ही टाइम मशीन में एक जाके अपने आप को ही कोई अगर मैसेज आप देना चाहते हो, क्या मैसेज होगा? एक तो वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ऐसे ही जंप भी नहीं कर जाना चाहिए किसी भी फील्ड में, पहले उस पर रिसर्च कर लेनी चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। तो वो मैंने नहीं किया था, जिसकी वजह से शुरुआती समय में मुझे बहुत लॉसेस हुए। पता नहीं मैं आज भी उन लॉसेस से रिकवर कर पाया हूं या नहीं कर पाया हूं। और दूसरा, एक विद एक्सपीरियंस मुझे समझ में आई बात कि जैसे हम लोग स्टॉकिस्ट की तरह से भी काम करते हैं, कि एक रूल होता है 1/3 का, 1/3 का, कि जितना आपके पास फंड्स हैं उसका 1/3 का आपके पास स्टॉक हो। 1/3 चलो मार्केट में क्रेडिट देना पड़ता है, 1/3 आपका मार्केट में लगा हुआ है, 1/3 का स्टॉक है, और 1/3 जो है वो आपके पास कैपिटल रिजर्व में होनी चाहिए नया माल खरीदने के लिए। और जैसे ही आपकी ये रेशो गड़बड़ाए, तुरंत इसको वापस बैलेंस करने के लिए आप मेहनत करें। तो ये चीज मुझे काम करते करते जब समझ में आई, तो मैंने रियलाइज किया कि अगर इसे मैं शुरू में से ही जान रहा होता तो भी मैं बहुत सारे लॉसेस होने से बचा लेता। एंड यंगर सेल्फ को तो मैं यही कहूंगा कि शुरुआत में जैसे मेरे साथ था कि मैं बहुत चिढ़ भी जाता था कई बार कि यार मैं इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स के साथ भिड़ना पड़ रहा है मुझे, वो हर चीज में मुझसे बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं, मैं सस्टेन कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जब ये काम शुरू किया तो शुरू के 3-4 साल तक मैं ये सोचता रहा मैं इसे वाइंड अप कर दूं, मैं वापस जॉब नहीं चला जाऊं। अच्छा हुआ मैंने नहीं किया, वो सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, मेरी फैमिली के लोगों का, मेरे कस्टमर्स का, कंपनी वालों ने जो सब लोग मुझ में ट्रस्ट करे हुए थे, लेकिन मैं अपना ट्रस्ट अपने अंदर ही नहीं कर पा रहा था कि मैं टिका रहा। तो एक जो चीज मैं समय के साथ साथ सीखा और आज आप सबको बता रहा हूँ, सिर्फ बिजनेस लाइन में नहीं, हर फील्ड में, कि अक्सर 10 अच्छे दोस्त भी आपको इतना नहीं सिखा पाते जितना एक काबिल दुश्मन सिखा देता है। और मैं आज जितना शुक्रगुजार उन लोगों का हूं जिन्होंने मेरे साथ कलीग्स की तरह काम किया है, चाहे वो कंपनी पर्सन हो चाहे मेरे कस्टमर्स हो, उतना ही शुक्रगुजार अपने उन सारे कॉम्पिटिटर्स का भी हूं जिन्होंने मुझे बढ़िया ट्रेनिंग दी, मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि आपने दरअसल परेशान नहीं किया, आपने मुझे बहुत अच्छा से टीच किया है, आपने सिखाया है मुझे। तो मैं अगर वापस जा सकूं तो मैं यही कहता अपने आप को कि भाई
इनका एहसान है, इनको प्रणाम है कि बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और चिड़चिड़ापन नहीं आने देना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए और अपने जो भी आपके हालात हैं उन्हीं में से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आपका जो ये नंदिनी हेल्थ केयर आज आप जो सक्सेसफुली चला पा रहे हैं, तो इसमें आप किन किन लोगों को श्रेय देना चाहेंगे, किन किन लोगों का आपके पीछे सपोर्ट रहा है? देखिए, कई बार तो लोग सोचते हैं कि ये तो रूल है कि सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स का नाम लेते हैं, लेकिन मैं एज अ रूल नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज ट्रुथ। और हो सकता है मैं फेस टू फेस अपने फादर को ये बात ना बोल पाऊँ, लेकिन आपके वीडियो के सहारे मैं उनको बोल पाऊंगा कि मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल रहा है। फंड्स की जब भी कमी पड़ी तो वो मेरे साथ खड़े रहे, चाहे जैसे भी उन्होंने अरेंज किया। आज की तारीख में तो ठीक है, ईश्वर की कृपा से मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि मेरे ऊपर मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरी परफॉर्मेंस देख के। लेकिन एक टाइम था जब लोग मुझे जानते भी नहीं थे, तो तब कौन इन्वेस्ट करता था मुझ पे? तो मेरे फादर करते थे। उन्हीं की परवरिश से मेरे अंदर शायद वो एथिक्स रहे, जो एथिक्स कस्टमर्स को अच्छे लगे, कंपनीज को अच्छे लगे। और मैं जब जब हिम्मत हारता था तो वही मुझे संभालते थे। भाई तो मेरा कोई है नहीं, मैं जैसे मैंने बताया कि आई एम सिंगल चाइल्ड, तो उन्होंने तरह के रोल्स प्ले किए, अच्छे से, प्यार से, डांट के, फटकार के वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू उन्हीं का बोलता हूँ। और फिर मेरे फैमिली में हर एक व्यक्ति का, और ख़ास तौर पे, हाँ, मैं अपने एम्प्लॉयज़ नहीं कहूँगा, वो मेरे हमराही हैं। और मैं नाम भी ले देता हूँ, सुनील। सुनील एक लड़का हमारा ऐसा रहा जो 2014-15 में हम एक्टिवली इस बिजनेस को करने लग गए थे, एंड 2015 के एंड में ही शायद वो आ गया था हमारे पास। एंड आज 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, ही इज़ वर्किंग विद अस। हमने भी ग्रो किया, उसने भी ग्रो किया। एंड सुनील के बाद मैं नाम तो और ही ले सकता हूँ, लेकिन फिर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कहीं किसी का छूट ना जाए। लेकिन जितने भी लोगों ने हमारे यहाँ काम किया, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। नीरज सक्सेना जी, नीरज सक्सेना जो हमारे अकाउंट्स संभाल रहे हैं, वो भी शुरुआत से ही हैं। तो उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया क्योंकि ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन अकाउंटिंग, और भी जगह उन्होंने जॉब कर रखी थी, तो उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक एक कस्टमर का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, कितनों का लूंगा। ईश्वर की कृपा से मेरे डेटा में आज कुछ में तो 200 से ऊपर कस्टमर्स हैं, तो मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ब्लेस करते रहे, और बस ये ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहें तो मैं और आगे बढ़ता रहूँगा। ईश्वर से बस यही काम है। अमनदीप जी, हमें अपने कीमती समय में से एक बिजी स्केड्यूल में से टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये था आज के लिए। अगर आपको अमनदीप जी की स्टोरी से आप मोटिवेट हुए हो, आपको कुछ नॉलेज के लिए आपको सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट इसमें क्या लगा और आपको इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या लगा। अगर ऐसी कोई चीज़ हो जो आप शायद काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे और वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गया उसका आंसर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को शेयर करने में मदद करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जुड़े रहिए वाइड आई कॉर्पोरेशन से। कीप ड्रीमिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।